आज हम आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की एक शक्तिशाली कहानी कफन लेकर आए हैं। मिलिए घिस्सू से, एक गरीब आलसी किसान जो अपने हालात सुधारने के बजाय आलस्य में समय बिताना पसंद करता है। आराम का एक और दिन। जब इतना कम लाभ हो तो काम क्यों करना। और ये है माधव, घिस्सू का बेटा। अपने पिता की तरह वो आलस्य में सांत्वना पाता है और गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। बाबूजी, आज खाने के लिए कुछ है? देखेंगे, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। शायद कोई हम पर रहम करेगा। इस गहरी गरीबी के बीच बुधिया, माधव की पत्नी, प्रसव पीड़ा में है। उसकी चीखें झोपड़ी में गूंज रही है, लेकिन घिस्सू और माधव के दिल पर कोई असर नहीं होता। माधव, प्लीज मेरी मदद करो, दर्द असहनीय है। हम क्या कर सकते हैं बाबूजी? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाएं? देखो, शायद वो खुद ही संभल जाएगी। कठिनाई के आदि इन पुरुषों ने कोई फसल नहीं की। वे अपनी तत्काल आवश्यकताओं से आगे नहीं देख पाए और बुधिया की पीड़ा की तत्कालिता को समझ नहीं पाए। भाइयों, कोई थोड़ा खाना दे सकता है? हम कई दिनों से भूखे हैं। घिस्सू, तुम्हें अपने खाने के लिए काम करना चाहिए। कोई हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्लीज, मेरी पत्नी दर्द में है, हमें मदद की जरूरत है। गांव वाले घिस्सू और माधव के स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने बहुत कम सहानुभूति दिखाई। वे जानते थे कि ये दोनों मेहनत करने से कतराते हैं। जैसे ही रात होती है, झोपड़ी में खामोशी छा जाती है। बुधिया की चीखें बंद हो जाती है और उसकी जगह एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। बुधिया, जागो। वो चली गई बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बुधिया की मृत्यु के साथ उनकी स्थिति की कठोर सच्चाई उन पर प्रकट होती है, लेकिन शोक के बजाय वे एक अवसर देखते हैं। बाबूजी, हमें कफन और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन कैसे? हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन शायद हम गांव वालों से मदद मांग सकते हैं। वो कफन के लिए योगदान दे सकते हैं। कोई अपराध बोध या जल्दबाजी महसूस किए बिना दोनों ने स्थिति का फायदा उठाने के लिए एक योजना बनाई। सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहू गुजर गई है। हमें उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे चाहिए। घिस्सू, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। लो, ये लो, इसे समझदारी से खर्च करना। उनकी प्रतिष्ठा के बावजूद गांव वाले जो कर सकते थे योगदान दिया, इस उम्मीद में कि बुधिया को सम्मानजनक विदाई मिलेगी। अब हमारे पास पर्याप्त हो गया है। क्या हमें कफन खरीद लेना चाहिए? पहले खाना खा लेते हैं। हमने बहुत दिनों से ठीक से खाया भी नहीं है। कफन खरीदने के बजाय घिस्सू और माधव भोजन और शराब में खो जाते हैं, क्षणिक रूप से अपनी भयावह वास्तविकता से बचते हुए। ये स्वादिष्ट है। लंबे समय बाद ऐसा भोज मिला है। बेटा, जीवन बहुत छोटा है, क्यों ना इसका आनंद लें जब तक हम कर सकते हैं। उनका निर्णय उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है, ये दिखाते हुए कि गरीबी और उदासीनता का चक्र उनके जीवन को कैसे नियंत्रित करता है। बाबूजी, हमें कफन खरीद लेना चाहिए था। लोग बातें करेंगे। बेटा, जीवन कठिन है और हमने जो किया वो हमारे जीने के लिए किया। बुधिया अब दर्द से मुक्त हो गई है। वो नहीं चाहती कि हम भूखे रहें। जैसे ही वे घर लौटे, उनके क्षणिक पश्चाताप ने खुद को सही ठहराने में बदल दिया। उनके कार्यों का बोझ बना रहा, लेकिन भूख और अस्तित्व ने उनके विवेक को कूंद कर दिया। सोचता हूँ, अगर वो हमें इस हालत में देखती तो क्या कहती। वो जानती थी कि हम कैसी जिंदगी जी रहे थे। उसने इसे स्वीकार कर लिया था। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि उसे शांति मिले।
उस पल में घिस्सू और माधव के विचार अंदर की ओर मुड़ गए, ये समझते हुए कि जबकि उन्होंने पत्नी और बहू को खो दिया, उन्होंने एक आधार भी खो दिया था। उनके अंधेरे संसार में सहनशीलता की आवाज। उसके लिए जीवन कठिन था, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हम दोनों से ज्यादा मजबूत थी, उसने हमसे ज्यादा सहा। शायद हमें और मेहनत करनी चाहिए, अपनी आदतें बदलनी चाहिए, उसके लिए, हमारे लिए नहीं। शायद बेटा, बदलने में देर नहीं होती, लेकिन बदलाव के लिए आलस्य से अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। उनका संकल्प मोमबत्ती की एक लौ की तरह कामता रहा, नाजुक लेकिन आशावान। क्या वे इस पर अमल करेंगे, ये देखना जानना बाकी था। लेकिन उस रात के लिए उन्होंने एक अलग जीवन का सपना देखने की अनुमति दी। कफन हमें मानवीय स्थिति और उन विकल्पों के बारे में सवाल छोड़ देता है जो हम गरीबी और निराश का सामना करते हुए करते हैं। अपने सबसे अंधेरे क्षण में घिस्सू और माधव ने आशा की एक झलक देखी, एक मौका बुधिया की याद को कुछ बेहतर करने की कोशिश करके सम्मानित करने का। मुंशी प्रेमचंद की इस गहन कहानी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी सम्मोहक लगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार मिलते हैं। गरीब बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी अपना नाम भूल गई थी। उनका नाम लक्ष्मी था। उन्हें याद भी नहीं था। बरसों से लोग उन्हें बूढ़ी काकी के नाम से ही जानते थे। अब उनके परिवार में कोई नहीं रह गया था। पति तो बहुत पहले ही चले गए थे। एक बेटा कमल और बहू रमा थी, जो उसके लाख मना करने पर भी 7 समुंदर पार पानी के जहाज से चलकर परदेश जाकर रहने लगे थे। पैसा ममता पर भारी पड़ गया था। पहले तो वो दोनों कुछ दिनों तक पैसे रुपए भेजकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करते रहे, पर धीरे धीरे वो भी आना बंद हो गए। काकी हार मानने वालों में से न थी। उन्होंने अपना घर सुचारू रूप से चलाने के अपने बाप दादा का पेशा मतलब लकड़ी के खिलौने बनाने का काम शुरू कर दिया। एक बार ठंड का समय आने वाला था। हर बार की तरह जंगल से कुछ लकड़ियाँ लानी होगी ताकि ठंड में जंगल में ना भटकना पड़े और उन्हें जलाकर कुछ आराम मिल सके। यही सोचकर काकी अपने कुल्हाड़ी और लकड़ी रखने के लिए एक चादर लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। काफी देर तक चलते चलते दोपहर हो गई। एकाएक काकी की नजर एक घड़े पर पड़ी। क्या है इस घड़े में? कहीं कोई मुसाफिर अपना खजानों से भरा ये घड़ा यहाँ रखकर भूल तो नहीं गया? यही सोचकर काकी घड़े के पास जाकर खड़ी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का खजाना है। मैं क्या करूंगी इस खजाने का? पर छोड़ भी नहीं सकती। काकी ने अपनी चादर बिछाई और उसमें सारे सोने के सिक्के भर लिए। घड़ा फिर से उसी जगह पर रख दिया। चादर पीछे लटका कर चल दी। मेरा जीवन इसी दौलत से कट जाएगा। बस एक घर अपने रहने के लिए बनवा लूंगी। मैं इस धन से गरीबों की सहायता भी कर सकती हूँ। काकी चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी गठरी पर एक कौवा आकर बैठ गया। उसकी कांव कांव से काकी की नींद खुल गई। देखूं तो मेरा खजाना सही सलामत है कि नहीं। जब गठरी खोली तो उसमें सोने की जगह चांदी के सिक्के भरे थे। ओह, लगता है जमीन पर रख देने से ये पूरा सोना चांदी में बदल गया। गलती मेरी है, कोई बात नहीं। सोना न सही, चांदी ही सही। बहुत बड़ा घर नहीं तो एक छोटा सा घर तो बन ही जाएगा। कम से कम घर में बैठकर ठंड, गर्मी और बरसात से तो बची सकूंगी। बाकी बचे पैसे गरीबों की मदद में लगा दूंगी। उसने अपनी गठरी पीठ पर उठाई और चल दी। थोड़ी देर चलने के बाद फिर से थकान हो गई। वो एक कुएं के पास आई और गठरी उतारकर गोद में रख लिया। तभी उसके आंख लग गई। कौवे की कांव कांव से फिर से उसकी आंख खुल गई। उसने गठरी खोली तो देखा सारे चांदी के सिक्के लोहे में बदल गए थे। ओफो, कोई बात नहीं, जैसी ऊपर वाले की मर्जी।
अब मैं इन लोहे के टुकड़ों को बाजार में बेचकर आज कुछ अच्छा भोजन बनाकर गरीबों में बांट दूंगी। उसने गठरी फिर से पीठ पर लाद दी और घर पहुंच गई। दरवाजे पर गठरी रखी ही थी कि गठरी का आकार बहुत छोटा हो गया। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें से एक बहुत पीतल की खूबसूरत मूर्ति निकली। ओहो, ये तो और भी सुंदर हुआ। मेरे घर में तो कोई मूर्ति ही नहीं थी। अब मैं रोज सुबह शाम पूजा किया करूंगी, जिससे मेरा मन भी शांत रहेगा। अरे लक्ष्मी, तुम कैसी औरत हो? जब तुम्हें सोने के सिक्के मिले तब भी तुम संतुष्ट थी। जब तुम्हारे सिक्के चांदी के सिक्के में बदल गए तब भी तुम संतुष्ट थी। जब लोहे के सिक्के मिले तब भी कोई शिकायत नहीं, और अब मुझे देखकर तुम उतनी ही संतुष्ट हो। तुम कैसे इतनी संतुष्ट रह सकती हो? क्या करूँ माँ, जिस चीज पर अपना वश नहीं है उसके लिए क्यों उदास रहूं? जो मेरे नसीब में होगा वो कोई नहीं ले जाएगा। आखिर इतनी बूढ़ी हो गई, पति कम उम्र में ही छोड़कर चल गया, बच्चे परदेश चले गए। रोती तो सारी जिंदगी रो रो कर ही कट जाती। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या मांगना चाहती हो? मांग लो। माँ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आपको जो देना है दे दो। मुझे जो भी मिलेगा मेरे सिर माथे पर। मूर्ति गायब हो गई। काकी जैसे ही अपने घर में पहुंची, उसने देखा कि मिट्टी का बिल्कुल उसी तरह का घड़ा उसके बरामदे में रखा है। घड़ा तो मैं खुद अपने साथ लाई थी, ये कहाँ से आ गया? ये भी खोल कर देख लेती हूँ। उसने जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, उसमें रखे चमचमाते सिक्के देखकर काकी का मुंह खुला का खुला रह गया। लगता है देवी मुझ पर बहुत प्रसन्न है, वो मुझे कुछ देना ही चाहती है। उसने सोने के सिक्के निकालने शुरू कर दिए, पर सिक्के खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक बोरी भर गई। काकी थक गई, आंख बंद करके बैठ गई। अचानक कौवे की काव काव से नींद खुली तो घड़ा गायब था। ए कौवे, तू न जाने मेरा दुश्मन है या दोस्त है, पर रुक जा, तुझे दूध भात खिलाती हूँ और तेरी चांच सोने से मरवा देती हूँ। मैं तो बड़ी खुश हूँ। आजा, बैठ मेरे पास आकर। कौवा काव काव करता काकी के पास बैठ गया। काकी ने झट से चावल बनाया और ठंडे दूध में मिलाकर कौवे को खिला दिया। कल शाम को आ जाना, तब चलूंगी सुनार के यहाँ तेरी चोंच में सोना मड़वाने। कौवा दूध भात खाकर उड़ गया। काकी भी थकी हुई थी, 2 कौर भात खाकर सो गई। उठी तो देखा टूटी झोपड़ी महल बन गई थी। चारों तरफ नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। लगता है मैं कहीं और आ गई हूँ। तभी उसने देखा कि उसकी चारपाई के नीचे ही उसकी चप्पल पड़ी है। काकी ने पैरों में चप्पल पहनी और पूरे महल का चक्कर लगाई। मारे खुशी के उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने सारी जिंदगी तकलीफ में काटी है। मुझे पता है गरीबी क्या होती है। मुझे आज से ही असहाय और गरीबों की मदद करनी होगी। दूसरे दिन सुबह के सारे काम निपटाकर वो कुछ सोने के सिक्के लेकर सुनार के पास गई और सिक्के बेचकर पैसे ले आई। उसने अपने घर में खुद अपने हाथों से खाना बनाया और गरीबों को खिलाया। उसकी रोज की यही दिनचर्या हो गई। एक दिन जब वो गरीबों को खाना खिला रही थी, तभी एक साधु आए। काकी, भूखे को भोजन दे दो, तेरा भला होगा। बाबा, तुम बैठो, मैं तुम्हें भोजन भी खिलाऊंगी और कपड़े भी दूंगी। मुझे बहुत जल्दी है। काकी अपने हाथ का सारा काम छोड़कर साधु को भोजन देने गई। अचानक उसकी नजर साधु के बाएं हाथ पर पड़ी, जहां एक काला दाग था। साधु का वेश धारण करके मुझसे भिक्षा मांगते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? जवान बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं और तुम साधु का वेश धारण करके अपनी बूढ़ी माँ से भिक्षा मांग रहे हो। अपनी माँ से छल करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? साधु खाना छोड़कर उठ गया और जाने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें करके ही जाना होगा। मुझे माफ कर दो माँ, परदेश से तो हम कब के चले आए, पर यहाँ आकर कोई काम नहीं मिला। हम वर्षों से अपने परिवार के साथ गरीबी का जीवन काट रहे हैं। तुम्हारे पास किस मुंह से आते? तुम्हारे लाख मना करने पर भी हम तुम्हें अकेले छोड़कर 7 समंदर पार चले गए थे। माँ के पास वापस आने में शर्म कैसी? तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर तुरंत आ जाओ और मेरा सारा काम संभाल लो। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। काकी ने कमल को माफ कर दिया था। अब पूरा परिवार साथ साथ रहकर खाना बनाता और गरीबों को भी खिलाता था।
बूढ़ी काकी के संतोष ने उनका बिछड़ा हुआ परिवार मिला दिया था। जादुई हार। सुजाता को बचपन से ही आभूषणों का बहुत शौक था। जब भी किसी सोने चांदी की दुकान के पास से गुजरती तो जैसे उसके नथुने में सोने चांदी की खुशबू भरने लग जाती। किसी न किसी बहाने दुकान पर जाकर गहने देख आती। शादी में कुछ मिले या ना मिले, जेवर तो लूंगी ही लूंगी। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। लड़का सरकारी नौकरी करता था। माँ बाप का इकलौता बेटा था। पिता रिटायर हो चुके थे, पेंशन मिलती थी। सुजाता की सहेलियां अनुजा, रश्मि और रमा उससे छेड़ती। अरे भाई अब क्या पूछना, जीजा जी तो इसे गहनों से लाद देंगे। सरकारी नौकरी है, हर महीने गहना बनवाएगी। हाँ हाँ तुम तो कहना, मुझे खाना मत दो, बस गहना दे दो। अरे छोड़ो ना, जब जो होगा देखा जाएगा। शादी का दिन आ गया। मंडप में दुल्हन बनकर बैठी थी। आंखें और कान उत्सुक थे कैसे जेवर चढ़ाएंगे लड़के वाले। अचानक सिर्फ एक चेन का डिब्बा रखते हुए, ये हमारी तरफ से लड़की को चढ़ाया जा रहा है। चेन देखते ही सुजाता की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो बेचैन हो उठी। शादी के बाद जब ससुराल गई तब भी उसका मुंह फुला रहा। जब पति विजय से मुलाकात हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू थे। घर की याद आ रही है क्या? आप लोग एक चेन लेकर शादी करने आ गए, एक हार भी ना जूटा। मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई, आपको कुछ पता भी है? ओहो, तो तुम गहनों के लिए नाराज हो और धीरे धीरे करके गहने बनवा लेना। सारी तनख्वाह तुमको ही दे दूंगा। जितना बचेगा उससे गहने बन जाएंगे। क्या सचमुच? हाँ सचमुच। सुजाता खुशी से मुस्कुरा दी। उनके विवाह के 4 बरस बीत गए थे। सुजाता अभी तक एक मुंदरी भी नहीं बनवा सकी। सारी तनख्वाह आने से पहले ही खत्म हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो विजय को किसी दोस्त के यहाँ उत्सव में शामिल होने गई। उस घर की मालकिन किरण के गले में चमकता हीरों का हार उसकी आंखों में बस गया। घर लौटकर आई तो मन बेचैन हो उठा। रात में लगता है किसी से कुछ कहा सुनी हो गई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। किरण ने बहुत खूबसूरत हीरों का हार पहना था, वो मेरे आंखों में बस गया। सोचती हूँ अगले हफ्ते जब भाई की शादी में जाऊंगी तो उनसे मांग लूंगी, वापस आकर लौटा दूंगी। सुजाता, हमें अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए। दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम तो रहने ही दो, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। एक दिन पहनकर वापस कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे भाग्य में ऐसा हार कभी होगा ही नहीं। इतना कहकर वो सुबकने लगी। आखिर में विजय को उसकी बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन वो खुशी खुशी किरण के पास गई। किरण, तुमसे एक बात कहनी थी, बहुत मजबूरी में कह रही हूँ। अरे आओ बैठो, बताओ। मुझे बंटी को स्कूल से लाने जाने के लिए निकलना है। उस दिन तुमने जो हीरे का हार पहना था वो बहुत ही खूबसूरत था। क्या एक दिन के लिए दे सकती हो? मेरे भाई की शादी में जाना है, आते ही वापस दे दूंगी। इसमें कौन सी पूछने की बात है, बिल्कुल ले जाओ, तुम मेरी बहन जैसी ही हो। किरण ने हार का डिब्बा लाकर उसके हाथ में थमा दिया। अरे अभी नहीं, अगले हफ्ते जब मैं मायके जाऊंगी तब ले लूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आज ही ले जाओ ना। ठीक है। उसने डिब्बा लिया और सीने से लगाए हुए घर पहुंची। बार बार खोलती थी, पहनती थी, फिर मगन होती थी। शाम को विजय आया तो देखो ना, ये हार कितना खूबसूरत है। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है, संभाल कर रखो भाई। धीरे धीरे मायके जाने का दिन आ गया। सारा सामान रख लिया। हार तो पहले से ही अटैची में रख लिया था। शादी वाले दिन उसने सुबह ही हार पहन लिया। जिसने देखा उसने तारीफ किया। दीदी, इतना सुंदर हीरे का हार खरीदा और किसी को बताया भी नहीं कि तुम्हारे जीजा जी से जिद करके खरीदा है। शादी बीत गई। हार जहाँ का तहाँ रख दिया। सुबह उठी, अटैची खोली तो हार गायब था। सुजाता की तो सांस अटक गई, बेहोश हो गई। उसकी बहन ने मुंह पर पानी के छींटे डाले। होश आया तो मेरा
हार कहाँ गया? इसी में रखा था, किसने निकाला? दीदी, निकालेगा कौन? तुम कहीं रख कर भूल गई होगी। तब तक विजय आ गए। पत्नी का उदास चेहरा देखकर ही समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ सुजाता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें निकलना था ना। सुजाता रोते रोते विजय से लिपट गई। सच में विजय, मात्र दिखावे के लिए मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। मुझे क्षमा कर देना। मैं किसी मुंह से किरण के सामने जाऊंगी? क्या जवाब दूंगी उन्हें? एक बार अटैची फिर से देख लो। सुजाता ने दोबारा अटैची देखी पर हार का डिब्बा गायब था। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। रोने से कोई फायदा नहीं है, चलो वापस चलते हैं। पूरे घर का माहौल खराब हो गया था। सब हार ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। सुजाता कलपती बिलकती हुई चली गई। घर गई तो सारे खर्च कम करके मैं किसी तरह किरण का हार वापस कर दूंगी। चिंता मत करो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। बस किरण से क्या कहोगी वो देख लेना। दूसरे दिन जब वो किरण के घर गई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। दूसरे दिन सुजाता सुनार की दुकान पर गई और बिल्कुल वैसे ही हार का दाम पूछा। हाँ, दाम बताइए। 10,000 सुनते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पति की तनख्वाह ही 1,000 रुपए है। फिर उसने फीकी फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, रहने दीजिए, बाद में ले जाऊंगी। उसने घर जाकर उसी दिन काम वाली बाई को हटा दिया। खुद हफ्ते में 3 दिन व्रत रखने लगी। कुछ अगल बगल से सिलाई का काम ले आई। सब कुछ करा कर पूरे महीने 200 रुपए ही बचा पाई। वो किरण के घर गई, बाहर गई, पर वो मिली ही नहीं। 1 साल बीत गए। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन रास्ते में उसे किरण मिल गई। अरे सुजाता, तुम्हें क्या हो गया? कैसे इतना बदल गई? कोई खुशखबरी है क्या? चलो घर चलते हैं, एक एक कप चाय पीते हैं। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन। वो तुम्हारा हार? अरे बाद में बात करेंगे। सुजाता घर आई तो अचानक उसने देखा कि उसके सामने टेबल पर ही हार का डिब्बा रखा हुआ है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे, ये कहाँ से आया? ये तो वही हार है जो खो गया था। तब तक सुजाता, अब तुम कभी किसी दूसरे की चीज देखकर लालच नहीं करोगी ना? मैं तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ही खो गया था। अब तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिल गई है, तो मैं तुम्हें ज्यादा दुख नहीं देना चाहता। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तुमने मुझे बहुत बड़ी सजा दी जादुई हार, पर तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक भी सिखा दिया है। सुजाता भागते हुए गई हार वापस करने। अरे, इतनी जल्दी क्या थी? तुम्हें नहीं पता इस हीरे के हार के पीछे कितने कष्ट झेलने पड़े मुझे। क्यों, क्या हुआ? ये हीरे का हार मुझसे खो गया था, आज जाकर मिला। अरे, इतना परेशान होने की क्या बात है? ये कोई असली हीरो का हार थोड़ी है। सुजाता धम से सोफे पर पसर गई। आंखों से गंगा जमुना बह निकली।